अयतुल्लाह अली खमेनी एक ऐसा इंसान जिसको कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार दिया गया। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन था ये अयतुल्लाह अली खमेनी जिसको मारने के लिए दो सबसे मिलिटरीली स्ट्रांग देश को साथ में आना पड़ा और एक ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़ा ताकि इस इंसान को मारा जा सके। अयतुल्लाह अली खमेनी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अमेरिका को खुले मंच से हर जगह से दुनिया का सबसे बड़ा शैतान कहा है और अमेरिका ने उनको मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा ही वॉज द इविल ऑफ द वर्ल्ड। क्या थी 1979 की ईरान की क्रांति। 1979 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और वेस्टर्नाइजेशन अपने चरण पे था। क्लबिंग होती थी, औरतें फ्रीली बाहर घूम सकती थी, जो भी पहनना है वो पहन सकती थी, जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकती थी। लेकिन 79 के बाद चीजें सेम नहीं रहती हैं। कैसे एक 11 साल के बच्चे को मौलवी का पद दिया जाता है। कौन था ये अयतुल्लाह अली खमेनी जिससे आजू बाजू के सारे देश डरते तो थे। क्या है ईरान की पूरी कहानी और क्या है अयतुल्लाह अली खमेनी की पूरी कहानी, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। ये करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज है जहां पे हम लोग करंट अफेयर को अच्छी तरीके से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। हंस मर्गनथाउ जो कि रियलिज्म के सबसे बड़े एक्सपोनेंट है, उन्होंने कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जस्ट लाइक अनदर पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर। कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति बाकी राजनीति की तरह क्या है, संघर्ष है, बस शक्ति को पाने के लिए। शक्ति भी बहुत अजीब चीज है, इसीलिए तो किसी ने कहा है विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास पावर आती है, जब आपके पास सत्ता आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं वो आपको आखिरी में बताना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आखिरी में जरूर बताइएगा। और बात करते हैं अयतुल्लाह अली खमेनी की। जी हां, कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको मार दिया गया है। और कौन था ये इंसान? इनको 3 वर्ड्स में अगर हम लोग बोलें तो दुनिया इनको सर्वाइवर, द आइडियोलॉग और द स्ट्रैटेजिस्ट कहती है। क्यों इनको द सर्वाइवर, आइडियोलॉग और स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है, ये आपको समझना होगा। 1939 मसाद में एक जो कि एक रिलीजियस सेंटर है, एक रिलीजियस प्लेस है, वहां पे इनका जन्म होता है और 4 साल की उम्र में इनको इस्लामिक स्कूल में भेज दिया जाता है। 4 साल का बच्चा इस्लामिक स्कूल में जाता है और मात्र 11 साल की उम्र में इसको मौलवी का पद दे दिया जाता है। जी हां, सोचो 11 साल की उम्र में एक लड़का है जहां पे मोहम्मद रजा पहलवी का शासन चल रहा है ईरान में, वेस्टर्नाइजेशन अपने पीक पे चल रहा है, बच्चे वेस्टर्न कपड़े पहन के खेल रहे हैं और मौलवी साहब जाते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं और बच्चे इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस इंसान को अपने धर्म से, अपने कार्य से, अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार है, या फिर यूं कहे ये थोड़ा रेडिकल भी है। कितना है आगे हम लोग बात करेंगे। तेहरान द साज वेस्ट, ठीक है, मॉक्ड बाय सेक्युलर पीयर्स फॉर हिज अटायर्स, कि उसके पहनावे के लिए जो सेक्युलर पीयर्स थे वो बहुत इनका मजाक उड़ाते हैं। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, 1979 से पहले जो ईरान था वहां पे वेस्टर्नाइजेशन अपने चरम पे थी, सेक्युलरिज्म अपने चरम पे था। और सबसे बड़ी बात कि वहां पे किस तरह का वेस्टर्नाइजेशन था, आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप क्लबिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी करना है, मूवी देख सकते हैं, जिस तरह की मूवी देखना है। मतलब आज के आप वेस्ट को देखिए, वही उससे पहले का ईरान था। लेकिन कैसे परिवर्तन होता है ये जाननी जरूरी है। अब सबसे बड़ी चीज, इस्लाम एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये जो है इनका कहना है कि इस्लाम और पॉलिटिक्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते और इसीलिए तो इन्होंने अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहा। क्यों इन्होंने अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान ने कहा? इन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका है वो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करता है।
और उसको कोई हक नहीं है, ठीका तो लेकर के रखा नहीं है उसने डेमोक्रेसी का, हमारा इंटरनल मैटर, हमको जो करना है करें। लेकिन इनके शासन में ईरान में क्या घटनाएं घटित हो रही थी वो आपको जानने की जरूरत है और कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो इनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशाद ईरान में होता है, ठीक है। वो एक मौलवी के बेटे रहते हैं, इस्लामिक स्कूल में 4 साल में इनका दाखिला होता है, 11 साल में, मात्र 11 साल में जो है ये मौलवी बन जाते हैं। अब उसी के कंटेम्प्ररी में मैं आपको बताता हूं होता क्या है। शाह का ईरान में शासन चलता है और वेस्टर्नाइजेशन अपने पीक पे रहता है, जिसको खामनी को पसंद नहीं आता है। इसी बीच एक घटना घटित होती है 1955 में। 1955 का समय है और वहां पे मुहर्रम का समय चल रहा होता है। मुहर्रम के समय बात करें तो ईरान में खास करके आप देखें तो जो वेस्टर्न मूवीज वगैरह हैं वो बैन कर दिया जाता था, क्लबिंग वगैरह बैन कर दिया जाता था। लेकिन इस बार 1955 में मोहम्मद रजा पहलवी ईरान वॉज प्ले ग्राउंड ऑफ नाइट क्लब्स, मॉडलिंग एंड वेस्टर्न एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे जो गवर्नर थे मशाद के, लिफ्ट द बैन ऑन एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द सैक्रेड फर्स्ट 10 डे ऑफ मुहर्रम। और यहां पे सबसे पहला रिएक्शन एक 16 साल के बच्चे का आता है, खैमेनी का, और वो एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं और यहां से उनकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब इनकी शुरुआत किस तरह से होती है, 1962 और 63 में कोरियर फ्रॉम द एक्साइल खोमेनी, ठीक है। अब खोमेनी कौन था, ठीक है। खोमेनी जो थे वो जो आप कह सकते हैं ईरान का रिवॉल्यूशन था उसके लीडर थे। वो ईरान का जो भी रिवॉल्यूशन था वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ, उसके वो लीडर थे और खैमेनी उनके फॉलोवर थे, ठीक है। सो द टैक्टिक्स क्या था कि ये जो बातें करते थे उनको टेप रिकॉर्डर में वो रख करके लोगों तक वो बात पहुंचाते थे, मतलब कि लीडर की बात खैमेनी पहुंचाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब नाम याद रखिएगा, जो सुप्रीम लीडर है, ठीक है, इनका नाम क्या है, रूहुल्लाह खोमेनी, ठीक है। जो रूहुल्लाह खोमेनी है वो बेसिकली सुप्रीम लीडर थे, इन्हीं के अंडर में ईरान का रिवॉल्यूशन हुआ। और जैसे ही रिवॉल्यूशन 1979 में होता है, जो मोहम्मद रेजा पहलवी है उनका शासन ओवरथ्रो किया जाता है, परिवर्तन सत्ता का होता है, उसके बाद ये सुप्रीम लीडर बनते हैं। अब इनकी रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया जाता है अयतुल्लाह अली खमेनी को। उस समय वो सुप्रीम लीडर नहीं बने रहते हैं, ठीक है। अब इनके बाद डिप्टी डिफेंस मिनिस्ट्री का भी इनको क्या मिलता है, न्योता मिलता है। अब 1981 में इनको द टेप रिकॉर्डर बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, फ्रांस के जरिए एक टेप रिकॉर्डर आता है, वो इराक में आता है। और याद रखिएगा 1980-90 के दशक में इराक और ईरान में लड़ाई लगातार चल रही होती है, ठीक है। तभी वो इराक और कुवैत पे हमला कर देता है, फिर गल्फ वॉर स्टार्ट होता है, ये अलग कहानी है, ठीक है। तो इनको बम से मारने की साजिश की जाती है, जिसको कि जो साजिश एकदम सही नहीं हो पाती है। और इसके कारण फिर क्या होता है, इनका एक तरफ का पैरालिसिस होता है, लेफ्ट साइड पूरा हाथ इनका पैरालिसिस होता है। ये कहते हैं अगर मेरा दिमाग और मेरी जबान चल रही है और कोई भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं उतना ही काफी हूं। तो सोचिए इस हमले के बाद भी एक आदमी का माइंडसेट कैसा चल रहा है। इफ माई ब्रेन एंड टंग वर्क्स आई डोंट नीड माई हैंड, कि अगर मेरा ब्रेन और टंग काम कर रहा है तो मुझे बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। फॉलोइंग द disappetions of the regime leadership, Khamenei runs for the presidency to consolidate power. He becomes the third president, pledging his life to the protection of the revolution. वो तीसरे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता है जो खोमेनी है उनकी मौत होती है, उनका सेहत भी खराब होता है। उसके बाद ये वहां से टेक ओवर करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जिस इलेक्शंस में इनको 95% वोट मिलते हैं। अब इस 95% वोट के बाद वो टेक ओवर करते हैं और फाइनली 1989 में ये एक सुप्रीम लीडर बन जाते हैं ईरान के। और 1989 से अभी तक वो सुप्रीम लीडर ईरान के थे, ठीक है। तो रूहुल्लाह खोमेनी जब मरते हैं 1989 में, तो खोमेनी इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनएलिजिबल टू सक्सीड हिम बिकॉज ही इज नॉट ग्रैंड अयतुल्लाह, ठीक है। वो अयतुल्लाह नहीं रहते हैं 1989 में, लेकिन वो सक्सीड कैसे करेंगे, इराक से लड़ाई चल रही है, इसी बीच संविधान में
क्या होता है, संविधान में चेंज किया जाता है और इनको अली खैमेनी को 60 वोट्स मिलते हैं और फिर ये बनते हैं अयतुल्ला अली खैमेनी। ठीक है, तो ये ग्रैंड अयतुल्ला नहीं रहते हैं, लेकिन तो संविधान में बदला जाता है क्योंकि इराक से लड़ाई होती है और उस वक्त एक लीडर की जरूरत थी। और फिर चालू होता है सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप क्या है, सेंसरशिप जितना भी वेस्टर्नाइजेशन है उन सब चीजों पे पूरी तरह से सेंसरशिप लग जाती है और इन्फोर्समेंट होता है। जहां पे विमेंस की कंडीशन ईरान में सबसे ज्यादा मुश्किल रहती है, आपको बुर्का पहन के जाना है, आपको वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने, क्लबिंग नहीं होगी, नाइट आउट्स नहीं होंगे, ये सारी चीजें आपके पीक पे रहती है। अब ईरान को समझिए, ईरान की लड़ाई इराक से भी चलती है। ठीक है, और ईरान जो है वो लेबनान से घिरा हुआ है। ठीक है, गाजा आपको पता है, यहां पे इजराइल है, यहां पे इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ठीक है, कतर है। अब यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सभी जगहों पे यूएसए का मिलिट्री बेस है। ठीक है, यूएसए एक न्यूक्लियर वेपन देश है। इजराइल जो है, कहते हैं कि जितने 56 मुस्लिम देश हैं वो ऊपर खुदा से डरते हैं और नीचे इजराइल से डरते हैं, ऐसा खौफ है इजराइल का। अब ये जो इजराइल है ये नहीं चाहता है कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर बने। ठीक है, लेकिन ईरान बहुत ही एकदम डेडिकेटेड रहता है कि मुझे न्यूक्लियर वेपन बनाना है। अमेरिका भी चाहता है कि ये इसके पास न्यूक्लियर वेपन न रहे और यही मेन जड़ रहता है। बेसिकली इनका कहना है कि क्योंकि यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में वुमेन्स को राइट वगैरह नहीं दिया जा रहा है तो ये भी बुरी चीज है, डिक्टेटरशिप अपने चरम पे चल गई है और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं जो कि आजू बाजू देशों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा बेकार है, या फिर बहुत ज्यादा बात करें तो ये इनके लिए खतरनाक है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन तो सऊदी अरेबिया भी है, इसलिए ईरान कहता है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया है हमें बैलेंस ऑफ पावर बनानी है, इसलिए हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है। इसीलिए खास करके लड़ाई थी कि अयतुल्ला खमेनी को मानना होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे कि इनका न्यूक्लियर जो स्ट्रैटेजी है या फिर इनका न्यूक्लियर प्लान है, हमें इस प्लान को पूरी तरह से खत्म कर देना होगा। इसीलिए इस न्यूक्लियर प्लान को खत्म करने के लिए क्या हुआ, खमेनी को मार दिया गया। अब इनके बेटे ने टेक ओवर किया है। ठीक है, इनके बेटे ने टेक ओवर किया है आगे का, लेकिन खमेनी का जो वर्चस्व रहा है या फिर यूं कहें उनका जो लेगेसी रही है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने खमेनी का जब उनका डेथ होता है 1989 में, वहां से टेक ओवर किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, इनका माइंडसेट बहुत तगड़ा था। ठीक है, वो क्या था क्या नहीं था, सही था गलत था, वुमेन्स के राइट को लेकर के देखिए तो बहुत इनकी आलोचना की जाती है कि उन्होंने वुमेन्स के राइट को, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, वेस्टर्न कपड़े हो, ड्रेसिंग हो, उन सब चीजों में रोकथाम लगी हुई थी। और अमेरिका चाहता है कि वेस्टर्नाइजेशन ईरान में आए और खास करके अमेरिका का मकसद है कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर पावर न बन पाए, और इनका था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे ही बनेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो में जितना इनके बारे में बताया जा सकता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जानना है इराक ईरान की लड़ाई के बारे में, या फिर अगर आपको जानना है कि क्यों ईरान की लड़ाई हो रही है अभी इजराइल वगैरह के साथ, तो इस पे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विल मीट नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।